नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। गर्मा गर्म खबरों के साथ सुबह के ठीक 7 बजे मैं हाजिर हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर बीडीसी की हत्या का मामला है। नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियां जला दी हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों का यहां पर हंगामा देखा गया। निजामाबाद के नेवादा बाजार में हत्या की गई है। वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े थे ये 2 पक्ष जिसमें हत्या की गई। इलाके में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। तो बीडीसी की हत्या के बाद आजमगढ़ में स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये बीती रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजमगढ़ में बीडीसी की हत्या कर दी गई है। नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियां जला दी। 2 पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अभिषेक, सुबह की ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या विवाद हो गया था जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और बीडीसी की हत्या कर दी जाती है? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले का निजामाबाद थाना क्षेत्र का नेवादा गांव है जहां कल देर रात क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल 1 सप्ताह पूर्व राहुल सिंह और गोल्डी यादव नामक 2 व्यक्ति हैं जिनसे क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों की नोकझोंक हुई थी, जिनके तरफ से पहले भी बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है थाने में कर रहे थे, जिससे वो नाराज थे और लगातार समझा रहे थे कि तुम थाने में पैरवी ना करो, तुम नेतागिरी ना करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद कल रात में भी दोनों आमने सामने होते हैं, नोकझोंक होती है, बहस होती है, फिर वहाँ मारपीट होता है, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती है, जिसकी क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार आजमगढ़ में एक के बाद एक गोली मारकर हत्या की जा रही है। आजमगढ़ में अपराध चरम पर है, लेकिन आजमगढ़ पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। पहले देवगांव में डबल मर्डर होता है, फिर तरवा थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की हत्या होती है, होता है, और कल फिर ठीक है अभिषेक उपाध्याय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और एक और हत्या से जुड़ी हुई खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बलिया से खबर आ रही है जहां पर पत्रकार की हत्या की गई है। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या का यह मामला है। बड़ी खबर है, टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई है। बलिया में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, आज 3 साल 4 साल पहले एक दिनेश सिंह साजिश करके भतीजा को मरवा दिए मेन रोड पर जी। उसमें रिपोर्ट हुआ और दबाव देकर सुलह करा लिए लोगों, ये लोगों हमसे, हम लोग से रतन भाई सीधा आदमी काम करने वाला, उसको सुलह करा लिए और उसके बाद एक मेरा और भतीजा या चाहे हमारे भाई रहते हैं उनको मार दिए लोग। रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर, उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। मनीष मिश्रा और जानकारी के साथ हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। मनीष मिश्रा, ये रंजिश क्या बताई जा रही है? क्या पुलिस कह रही है कि हत्या के पीछे की वजह हो सकती है? संजय, मैं आपको बता दें कि बीती रात तकरीबन 9 बजे टीवी पत्रकार रतन सिंह जब अपने घर पर थे, उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें बाहर बुलाया और जब वो बाहर आए तो बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश फरार हो गए और इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर टीवी पत्रकार रतन सिंह रहते थे और हत्या के बाद पुलिस का दावा है कि निजी विवाद के चलते पुरानी रंजिश में टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या की गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जहां क्षेत्र में जी बिल्कुल, तो जांच जारी है। मेरे सहयोगी मनीष मिश्रा इस पर जानकारी दे रहे थे। मनीष, शुक्रिया आपका। तो बलिया में पत्रकार की हत्या का मामला, रतन सिंह टीवी पत्रकार की हत्या कर दी गई। अब आगे बढ़िए, आपको बताएंगे कि जो खबर है वो गाजियाबाद से है और एक शख्स की घर के बाहर हत्या कर दी गई है।
ये भी बड़ी खबर, गाजियाबाद से एक शख्स की हत्या घर के बाहर कर दी गई है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद और एक के बाद एक हत्या की वारदातें हम आपको बता रहे हैं। ये तीसरी आज की खबर है जो कि गाजियाबाद से निकलकर सामने आई है। आप लोगों का हंगामा देख सकते हैं, नाराज लोगों ने जमकर हंगामा काटा। पुरानी रंजिश इस हत्या के पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से अभी फिलहाल शुरुआती जांच में बच रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। बदमाशों ने घर के बाहर हत्या कर दी है एक शख्स की। थाना क्षेत्र के तिबड़ा गांव का मामला है, जिसमें एक युवक जिसका नाम अक्षय है, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अगली खबर भी यूपी में अपराध से जुड़ी हुई है। बागपत से खबर, जहां की रमाला थाना इलाके में भी घर के बाहर बैठे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गया और पुलिस के मुताबिक हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई है। बताया जा रहा है कि रूपक नाम के एक शख्स ने अपने चाचा की शादी में अपने दोस्त के साथ मिलकर आरोपी पक्ष के लोगों की पिटाई कर दी थी और इसी बात का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई है। हमलावर गोली मारकर फरार हो गया है। जनपद बागपत के थाना रमाला में गांव कृठल है। यहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि राहुल नाम के एक व्यक्ति को दो युवकों ने गोली मार दी है। उसके अपने घेर में सोया हुआ था। तो मौके पर यहां पता चला है कि दो युवक जो थे उनका नाम सोनू और दूसरे का नाम गुड्डू है। प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आया है कि इनके बीच में पहले भी 2 साल पहले झगड़ा हो चुका था और उस पर दोनों के बीच में बाद में आपसी समझौते से फैसला कर लिया गया था। उसी रंजिश को लेते हुए आज परिवार वालों का ये आरोप है कि सोनू पंडित ने राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। बढ़ते हैं आगे, कानपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके की लेबर कॉलोनी में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक फाइनेंसर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हमले में वहां काम करने वाली एक महिला भी घायल हुई है। एसएसपी ने खुद वारदात की जगह का मुआयना किया। अब बताया जा रहा है कि जय गोपाल नाम के शख्स फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बैठा करते थे। तभी 2 बदमाश अंदर आए और कुछ देर बातचीत उनसे की और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। आनंद फानन में हैलेट अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कानपुर पुलिस लाइन में हुए हादसे की। कानपुर में पुलिस लाइन में सोमवार रात बैरक की छत गिरने से बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें 4 सिपाही मलबे में दब गए थे। इस पूरे हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, ताजा हालात जाने, लेकिन उससे पहले अमित गंजू की आप ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं कानपुर के पुलिस लाइन में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो बैरक है, पुराने बैरक से किस झरझरा के इसका पोर्शन गिरा, तमाम मलबा बाहर आ चुका है और मलबे को हटाने का पूरा काम चल रहा है। इस समय पुलिस के कांस्टेबल्स लगे हैं और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कांस्टेबल्स पूरा यहाँ काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं पूरा देखिए सफाई करने के, क्योंकि ये वो बैरक है। अगर अंदर की बात करें, इस बैरक के अंदर तमाम ऐसे चारपाइयाँ थी, तमाम ऐसी कुर्सियाँ थी जिनके ऊपर रखा जाए। पूरा बैरक ऊपर से नीचे तक देखिए कितनी बुरी हालत में है। अगर घायलों की बात की जाए तो अभी तक 3 घायल अभी तक बाहर निकाले गए हैं और भी कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में एडीजी जनरल सिंह, आईजी और डीआईजी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तक के जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। उनका साफ कहना है कि उनका प्राथमिकता है कि ये जो मलबे को पूरा क्लियर किया जाए, ताकि जो आशंका जताई जा रही है कि कुछ कांस्टेबल्स और होंगे वो क्लियर होगा। लेकिन जब ये पूरा मलबा हटेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर कितने कांस्टेबल्स बचे। जनरल आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो बीती रात की तस्वीरें, हादसे के बाद जेसीबी मशीन से मलबे को हटाया गया है। पुलिस लाइन में हादसा हुआ, अचानक बैरक की दीवार भड़बड़ा के गिर गई, जिसके बाद से कई कांस्टेबल्स उसमें दबे हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं मालूम। उसके बाद से आप देख सकते हैं कैसे जेसीबीज को लगाया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, छावनी परिषद की, नगर निगम की तमाम जगहों की जेसीबीज लगाई गई हैं। उसके बाद एम्बुलेंसेज की बात की जाए तो एम्बुलेंस तक लगाई गई हैं। पूरा इस क्षेत्र को पूरा आगे से बंद कर दिया है। 5 एम्बुलेंसेज लगाई गई अभी तक, क्योंकि 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हालत में निकाले गए हैं। और उसके बाद से पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर उन लोग जो मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है उनको बाहर निकाला
जाए उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 150 से ज़्यादा कांस्टेबल्स को लगाया गया। आप देख सकते हैं पूरी लाइट्स लगाई गई, ऑफिसर्स यहाँ खुद यहाँ तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पुलिस की मॉनिटरिंग में। तो बीती रात 9:30 बजे का हादसा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ पे, हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन एक जो बैरक हमारी है उसका जो फ्रंट का छज्जा होता है, जो बरामदे की बीच वाली छत जो है उसकी गिर गई है, एक पोर्शन उसका गिर गया है, जिससे हमारे 3 कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुए थे और 3 में से 2 आउट ऑफ डेंजर हैं। एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और जो एक हमारे साथी की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उसको हम पूरे सम्मान के साथ उसका फाइनल राइट्स करेंगे और उसके परिवार को हम जो भी सहायता हमारे पास पॉसिबल है और जो लीगली पॉसिबल है, जो रूल्स के अंतर्गत है, और उसके अतिरिक्त भी हम इंश्योर करेंगे, उसके परिवार को सहायता देंगे। ये एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी एक इंक्वायरी ज़रूर होगी, जो एसपी लाइन इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो इस हादसे के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू ने रियलिटी चेक किया। दरअसल जहां हादसा हुआ वो इमारत अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये जर्जर हो चुकी थी। इसी को देखते हुए 1 साल पहले सिपाहियों के लिए नई बैरक बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2019 में हुआ था। लेकिन आरआई ने नई बिल्डिंग में बने हुए कमरों में ताला जड़ दिया, जिससे सिपाही उसी पुरानी बिल्डिंग में रहने को मजबूर थे। पुलिस लाइन में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक सिपाही की मौत हुई और कई घायल हुए। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसमें कहीं ना कहीं जांच की बात कही जा रही है, मगर सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस लाइन में उस वक्त देखने को मिली कि जब न्यूज़ 18 की टीम इस बैरक में पहुंची है। ये देखिए पूरा नया 2019 में इसका रिनोवेट करके इस बैरक को पूरे कांस्टेबल्स के लिए रखा गया था। इसमें तमाम सेक्शंस हैं, तमाम रूम्स बनाए गए हैं, तमाम बेड्स लगाए गए हैं और यहाँ तक कि अगर इसकी बात की जाए तत्कालीन जो यहाँ उस वक्त डीआईजी थे अनंत देव तिवारी, इसने इसका 31 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया ताकि यहाँ कांस्टेबल्स रह सकें, मगर कांस्टेबल्स तो इसमें नहीं रुके। इसमें दरवाज़ा लगा दिया गया और पूरा ये बंद किया गया। जहाँ तक कैमरे की अगर नज़र जा सके, ताला ठीक सामने देखिए, ताला दाहिने हाथ अगर देख सकें, ताला और ताला जड़ दिया गया, यानी सिपाहियों की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। हालांकि अब इसकी जाँच एएसपी लेवल के अधिकारी को दी, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जब इतनी बड़ी ये बैरक मौजूद थी तो कांस्टेबल्स खुले में लेटने के किसने उन्हें आदेश दिए? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और हमने जब जर्जर पुलिस बैरकों में रहने वाले सिपाहियों से बात की तो उनका दर्द अच्छा लग उठा, लेकिन मजबूरी जो ना रुके ना रुकी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कहना का है, बड़ी दुख भरी घटना है। करीब 8:45 बजे की बात है कि यहाँ सारे लोग लेटते हैं गणना के बाद और पुलिस लाइन कर्मचारी सारे। तो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है जिसकी देखरेख न होने के कारण क्या नाम है छत गिर गई। पड़ी उसके बाद भी कांस्टेबल्स इतने से लेट रहे, क्यों, कोई खास बात? अब ये तो आरआई लाइन साहब के अंडर बिल्डिंगें हैं, अब वो जो करें। कष्ट का तो विषय है ही, लेकिन अब क्या किया जाए। सरकारी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, कोई मरम्मत। इसमें ताले लगे, इसमें नहीं लिटवाया गया। अब इसमें आरटीसी चल रही है, अभी 28 तारीख को फिर आरटीसी आ रही है। तो बैरक की नसर। जी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कानपुर से सीधा श्याम तिवारी मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं श्याम तिवारी की तरफ। श्याम तिवारी, बीती रात 9:30 बजे यह हादसा हुआ है। एक सिपाही की जान जा चुकी है और जो सिपाही घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक आपसे ओवरऑल अब तक का अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो दीवारें थी, सरकारी इमारत थी, वो जर्जर हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सरकारी इमारतें हैं, अंग्रेजों के ज़माने की तमाम इमारतें हैं, उसमें आज भी लोग रहने को मजबूर हैं। वही हाल पुलिस लाइन का भी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि पुलिस लाइन का ये वो इमारत है जो भरभरा करके जिसका एक हिस्सा गिर पड़ा था। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ये इमारत है और अभी भी इसके बगल में लोग अभी नहाने धोने का दैनिक क्रिया करने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपरी मंजिल का जो हिस्सा है उस पर कुछ लोग सो रहे थे। उसके नीचे आपको दिखाना चाहेंगे कि नीचे की जो जगह है वहाँ पर भी कुछ सिपाही चारपाई डाल करके सो रहे थे। तभी अचानक 9:30 बजे के आसपास ऊपर का हिस्सा भरभरा करके गिर गया, जिसके बाद जो ऊपर सो रहे लोग हैं वो भी नीचे गिरे आकर के। 5 सिपाहियों की संख्या है जो ऊपर चारपाई पे सो रहे थे, वो नीचे गिरे और जो नीचे सो रहे सिपाही थे वो मलबे के नीचे दब गए।
मलबे में दबने के बाद जब स्थानीय लोगों को, क्योंकि समय 9:30 बजे का था और सिपाही सोए नहीं थे, तो आनंद फानन में जो यहाँ के सिपाही हैं उन्होंने खुद ही पहले रेस्क्यू करना शुरू कर दिया और उसके बाद अधिकारियों को जानकारी दी। तो जिन लोगों को बचा सकते थे, जो सिपाही ऊपर से 5 गिरे थे, वो मामूली रूप से चोटिल हुए, लेकिन जो नीचे मलबे से दबे से 3 सिपाही वो गंभीर रूप से घायल हुए। काफी देर के रेस्क्यू के बाद उनको निकाला गया। इन 3 सिपाहियों को जब अस्पताल भेजा गया तो दुखद समाचार ये आया कि एक सिपाही की मौत हो गई है और 2 सिपाहियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका कि इलाज अभी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा महकमा, तमाम सुविधाओं की बात की जाती है, लगातार पुलिस मॉडिफिकेशन की बात की जाती है, लेकिन इस तरीके की इमारतों पर अभी भी लोग रहने को मजबूर हैं और इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। आपको बता दें, शहर में तमाम जर्जर इमारतें हैं जो ढहती हैं, तो कई बार सवाल उठते हैं कि इनको ढाया क्यों नहीं गया, लेकिन जब कोई सरकारी इमारत इस तरीके की गिरती है तब सवाल लाजमी तौर पर उठता है। वाकई में इस बड़े हादसे से ये बड़ा हादसा है, क्योंकि एक तरफ हम सारी सुविधाएं देने की बात करते हैं, सारी तरह से हाईटेक होने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में हाईटेक होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो शर्म से आंखें भी नीचे झुक जाती हैं, जिसमें जर्जर होती इमारत सिपाहियों पर गिरती है। श्याम तिवारी, एक सिपाही की जान चली जाती है मौके पर ही और 4 सिपाही जो घायल हुए हैं, जैसा कि आप अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, उनमें कईयों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए, लौटूंगी आपके पास श्याम तिवारी और जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बताएंगे, ऐसा ही एक हादसा कल महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी देखने को मिला। 5 मंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था। यहां पर रेस्क्यू जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। 5 मंजिल इमारत आप सोचिए जब ढहती है और जिसमें 60 परिवार रहते हैं तो कितना बड़ा जानमाल का नुकसान होता है। हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर आ रही है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 70 से 80 लोगों के अभी भी इस मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, जहां पर राहत बचाव का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। बीती रात से यहाँ पर राहत बचाव का काम चल रहा है और लगातार तेजी से करते हुए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की पहली कड़ी है। न सिर्फ लोगों को बाहर निकालना, पर आप देख सकते हैं कि जर्जर होती हुई ये इमारतें किस तरह से पूरी ढह जाती हैं और लोगों की जिंदगी पर आकर बात रुक जाती है। वेलकम बैक, बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं न्यूज़ 18 से बोली है आतंकी अबू यूसुफ की मां। 3 साल से विस्फोटक बना रहा था बेटा। तो मां जानती थी कि 3 साल से बेटा विस्फोटक बना रहा था। दिल्ली में पकड़े गए आईएस के आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की मां ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बड़ा खुलासा ये किया है। उन्होंने कहा है कि 3 साल से विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहा था बेटा, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन से उसका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये भी कर दिया साफ कि यूसुफ अक्सर कहा करता था कि अगर अयोध्या में मस्जिद बन भी जाएगी तो वहां इबादत कौन करने जाएगा। ये कहा जाता है कि राम मंदिर के लिए पूजन भवा के बाद में है कुछ नहीं वही कहत रहे मस्जिद बन जाते वहाँ अयोध्या में तो क्या नमाज पढ़े जाते, मंदिर बन गए तो का होते। हमें ऐसे कुछ लेना देना कुछ ना, उन्हें कौनो सरोकार उससे नहीं रहा। हम झूठ नहीं बोली थन। हमारे तब ये सब काहे के लिए करत रहे? अब ऐसे 2 साल 3 साल से यूट्यूब पर कुछ देख के अपन हुए सिखत पढ़त रहे और कौनो बात नहीं रहा। और अब खबर बरेली से है। बरेली में दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और पुलिस ने कॉल सेंटर में से 9 लड़कियों समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग सरकारी योजनाओं के नाम पर बेरोजगारों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कॉल सेंटर से करीब 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, चेकबुक भी बरामद हुई हैं। पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि ये लोग अब तक कितनों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। और इसी के साथ सुबह की गर्मा गर्म खबरों के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर और रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें होंगी उत्तराखंड से।